सितंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। अभी के जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 आया है वो क्या करता है, ये देखता है 132 कंट्रीज़ को एनालाइज करता है और उसमें देखता है कि इनोवेशन इकोसिस्टम कैसा है और वहाँ की मोस्ट रीसेंट ग्लोबल इनोवेशन ट्रेंड्स को ट्रैक करता है। रैंकिंग बेस्ड है दो सब इंडेक्सेस पे, एक है इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स और दूसरा है इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स। अगर हम इस रिपोर्ट की हाईलाइट देखें तो इंडिया को जो रैंक है वो 46 रैंक है 2021 में और अब वो 40th रैंक पे आ गया है और ये टॉप मोस्ट इनोवेशन लोअर मिडिल इनकम कंट्री है वर्ल्ड में। ठीक है, मतलब लोअर मिडिल इनकम कंट्री में सबसे टॉप पोजीशन पे 12th कंसेक्यूटिव ईयर में, मतलब कि पिछले 12 साल से लगातार स्विट्जरलैंड का रैंक फर्स्ट है, फॉलोड बाय द यूएसए। इसके अलावा जो जीआईआई है वो उसके अंदर क्या है, दो नोवल इनोवेशन वेव्स हैं। एक तो है डिजिटल एज इनोवेशन वेव, दूसरी है डीप साइंस इनोवेशन वेव। डिजिटल एज इनोवेशन वेव में हम किस किस पे काम करें, सुपर कंप्यूटिंग पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ऑटोमेशन पे, सो दैट हम अपनी प्रोडक्टिविटी को हर एक सेक्टर में अच्छा कर सकें, चाहे सर्विस सेक्टर हो, सो दैट हम साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज को अचीव कर सकें इन बेसिक साइंसेज ऑफ ऑल द फील्ड्स। फाइन, डीप साइंस इनोवेशन वेव में हम स्पेशली किस एरिया पे काम कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजीज में, नैनो टेक्नोलॉजीज, रॉ मटेरियल्स एंड अदर साइंसेज जो कि हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे के अराउंड डील करते हैं, जैसे सोसाइटी हो गया, हेल्थ हो गया, फूड हो गया, एनवायरनमेंट हो गया एंड मोबिलिटी हो गया। नीति आयोग भी इसके अलावा इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ करती है, जिसके अंदर हम इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स को क्या करते हैं, रैंक करते हैं कि उनका इनोवेशन परफॉर्मेंस कैसे, सो दैट हम स्टेट्स के अंदर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बिल्डअप कर सकें। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके इनोवेशन इनपुट क्या क्या हैं कि इंस्टीट्यूशंस क्या है, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट, बिजनेस, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इनपुट्स, क्रिएटिविटी, आउटपुट। ठीक है, तो ये इनोवेशन इंडेक्स के सब इंडेक्स है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है स्टेट्स महात्मा गांधी मनरेगा अंडर द लेंस ओवर द पॉसिबल मिसयूज द फंड्स। तो अभी क्या है, जैसे मनरेगा स्कीम है तो उसमें बोला है कि अगर हम स्टेट्स को अंडर हम मॉनिटरिंग में रखें तो उसमें क्या होगा, फंड्स का मिसयूज़ ज़्यादा हो सकता है। तो अभी रिपोर्ट किया है, कुछ स्टेट्स ने ये बोला है कि जहाँ पे क्या है मनरेगा फंड्स मिलते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए, वो परमिटेड, जितना परमिटेड है कि हाँ आप इतना फंड यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रूरल नीडी। आपको पता है मनरेगा स्कीम के अंडर क्या होता है, हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें अभी तक क्या गवर्नमेंट अलाउड किया कि उसका कुछ फंड, लिमिटेड फंड आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ इस तरह की चीज़ को आपको क्रिएट करना हो। लेकिन इसमें बोला जा रहा है अब इस तरह की नीड्स को, मतलब एम्प्लॉयमेंट ना क्रिएट करके दूसरी चीज़ में फंड्स को ज़्यादा डाइवर्ट किया जा रहा है। फाइन, एज रिपोर्टेड सम स्टेट्स हैव बीन यूजिंग मोर देन परमिटेड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट फंड्स टू बिल्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल नीडी। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो स्कीम में जितना भी फंड एलोकेट होता है उसका 60% आपको यूटिलाइज करना होता है एग्रीकल्चर या एलिड एक्टिविटीज में और 40% आप यूज़ कर सकते हो एसेट या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में। फाइन, अब इसकी वजह से क्या होएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फंड इधर से उधर यूज़ करोगे तो उससे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा और एक्सपेंडिचर, जो सेंटर का एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ेगा। मनरेगा स्कीम आपको पता है 2005 में आई थी। बॉटम अप पीपल सेंटर डिमांड ड्राइवन अप्रोच है, जिसके अंदर हम गारंटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं लोगों को 100 डेज़ की। ये सभी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में एम्प्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेड है। इसमें क्या होता है, जो सेंटर क्या होता है वो फंड्स ट्रांसफर करता है स्टेट्स को। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन पर्टिकुलर दैट स्टेट। अब मनरेगा स्कीम के अंदर कौन कौन से वर्क्स हैं, एक पब्लिक वर्क है विच इज़ रिलेटेड टू द नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, इरीगेशन। इंडिविजुअल एसेट फॉर वल्नरेबल सेक्शन है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, लोगों की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने, लैंड्स की इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड्स ऑफ हाउस होल्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रमोशन ऑफ लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। इसके अलावा कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है विच इसके अंदर इंक्लूड है ऑल वेदर रूरल रोड कनेक्टिविटी, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, ये सब है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कोर ऑब्जेक्टिव है क्या मनरेगा स्कीम का, हमें 100 दिन तक तो उनको अनस्किल्ड मैनुअल वर्क पर प्रोवाइड करते हैं, गारंटेड हाउस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, लोगों का हम स्ट्रेंथन करते हैं लाइवलीहुड रिसोर्सेज, उनको सोशली इंक्लूड करते हैं और स्ट्रेंथनिंग करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है यूनेस्को लॉन्चेस द लिस्ट डॉक्यूमेंटिंग 50 आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल्स। ये न्यूज़ है हमारी आर्ट एंड कल्चर में कवर होगी। अभी के डॉक्यूमेंट आया हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल, जिसके अंदर हमने क्या किया, कुछ टेक्सटाइल्स की हिस्ट्री और लीजेंड्स जो मतलब हमारी इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पीछे है, रीज़न है कि हमारा इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर इतना आगे है, उनके लीजेंड्स को हमने इसमें लिस्ट किया है और मेंशन किया है द कोज फॉर द ड्विंडलिंग पॉपुलैरिटी एंड प्रोवाइड स्ट्रेटजी फॉर द प्रिजर्वेशन, कि हम किस तरह से उनको प्रिजर्व कर सकते हैं और इसकी
की पॉपुलैरिटी को और हम किसको तरह मतलब पॉपुलैरिटी का क्या कोज है तो उसको सबने अपने लिस्ट किया है। टेक्सटाइल डॉक्यूमेंटेड में क्या क्या इंक्लूड है, टोडा एम्ब्रॉयडरी एंड सुगंधी एम्ब्रॉयडरी ये सब इंक्लूड है जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है। हिमरू वीव जो कि हैदराबाद से, बंदा टाई एंड डाई वीविंग जो कि संबलपुर से है। तो गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन सी किस स्टेट से बिलोंग करी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है। कुंभी वीव्स है फ्रॉम गोवा, मशरी वीव्स एंड पटोला फ्रॉम गुजरात, हिमरू फ्रॉम महाराष्ट्र, गराड कोरिला फ्रॉम वेस्ट बंगाल, अगेन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इकल लामड़ी और बंजरा एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम कर्नाटका, सिकल नायक कनपेट कालमकरी फ्रॉम थंजावुर। ठीक है, इन सब का रिकॉग्निशन दे रखा है। इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रेडिशनल जो इंडियन टेक्सटाइल थी वो डिवाइड होती थी एक एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल्स में जिसे फुलकारी चिकनकारी बोलते हैं, रजिस्टर टाई टेक्सटाइल्स में जिसको बांधनी इकाट बोलते हैं, प्रिंटेड टेक्सटाइल जिसको कलमकारी बागरू प्रिंट बोलते हैं, या हैंड वूवन टेक्सटाइल जैसे बनारस ब्रोकेड कश्मीर शॉल ये सब बोलते हैं। टेक्सटाइल में जो सिलने में जो स्पेशलिटी है वो हर एक रीजन की अपने अपने स्टेट पर डिपेंड करती है। इट इज डेवलप बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, क्लाइमेट एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। इंडिया का जो 27% फॉरेन टोटल फॉरेन एक्सचेंज है वो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट से आता है। इसके अलावा जो टेक्सटाइल सेक्टर हमारी जीडीपी में 33% कॉन्ट्रीब्यूट भी करता है। नेक्स्ट है ना, ऑल वुमेन आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देखो अब ऑल वुमेन इसमें आ गया है तो ऑल वुमेन में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वुमेन लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, अनमैरिड हो या फिर कोई भी रेप विक्टिम हो। फाइन, अभी एक सिग्निफिकेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि जो अनमैरिड वुमेन है वो भी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती हैं और उसके लिए वो जा सकती हैं अगर वो 20 to 24 वीक्स की प्रेग्नेंट है आउट ऑफ अ कंसेंसुअल रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से अगर वो प्रेग्नेंट हुई हैं देन उनके पास राइट है कि वो अबॉर्ट कराने जा सकती हैं। ठीक है, ये इशू कब हुआ है, इट इज़ रिलेटेड दिस इशू रिलेट टू, इसमें जब आया है जब ये बात चली थी कि अनमैरिड वुमेन को इस एक्ट में इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेडिकल टर्म टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स थे उसका रूल 3 भी है वो कहीं ना कहीं इसको वैलिड बता रहा था, तो जिसकी वजह से इसमें अनमैरिड वुमेन को भी ऐड किया। रूल 3 भी मेंशन करते हैं कि कोई भी वुमेन अगर उनको प्रेग्नेंट है 20 to 24 वीक्स और अगर वो टर्मिनेट कराना चाहती हैं तो वो करवा सकती हैं। इस जजमेंट की क्या हाईलाइट्स तरह हम कर सकते हैं, प्रोहिबिटिंग अनमैरिड और सिंगल वुमेन, मतलब कोई सिंगल वुमेन अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो प्रोहिबिट कर मतलब कि अपने अबॉर्ट करा सकती हैं। तो प्रोहिबिटिंग अनमैरिड और सिंगल वुमेन विद प्रेगनेंसीज बिटवीन 20 and 24 वीक्स फ्रॉम असेसिंग सेफ एंड लीगल प्रोपोर्शन केयर इज वायलेटिव, मतलब अगर आप उनको रेस्ट्रिक्ट करो वुमेन को कि नहीं वो नहीं करा सकती अनमैरिड वुमेन, तो उससे हम कहीं ना कहीं उसका एक तो राइट ऑफ डिग्निटी और प्राइवेसी कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं उसका वायलेट कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 21। इसके अलावा राइट ऑफ इक्वालिटी अंडर 14 वो भी हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं उनका वायलेट कर रहे हैं, इसलिए हमने अनमैरिड वुमेन को इंक्लूड किया। दूसरा हमने क्या किया है, एमटीपी एक्ट का बेनिफिट सभी माइनर्स को दे रहे हैं जो भी कॉन्सेंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं बाय एग्जाम्पलिंग डॉक्टर्स फ्रॉम डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटी टू द लोकल पुलिस। ठीक है, तो इसके अंदर ये बोलते हैं अगर कोई भी माइनर जाता है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डॉक्टर को उनकी आइडेंटिटी पुलिस को नहीं रिवील करनी है बिकॉज अगेन राइट टू प्राइवेसी। फाइन, इसके अलावा क्या है, ये बोला है कि जो वर्ड्स हैं जैसे सेक्सुअल असोल्ट या रेप इस रूल्स के अंदर ऑफ एमटीपी इसके अंदर क्या होएगा, हस्बैंड का एक्ट ऑफ सेक्सुअल असोल्ट और रेप कमिटेड ऑन हिज वाइफ, इसके मीनिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी इनको ऐड किया। ठीक है, 1971 में एमटीपी एक्ट आया था, दैट इज़ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था, पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था एज अ हेल्थ ह्यूमैनिटेरियन एंड यूगेनिक मेजर सो दैट हम क्या कर सके, एबॉर्शन को डिक्रिमिनलाइज कर सके। इंसर्टेड कुछ डिफाइंड सर्कम कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसमें एबॉर्शन होना जरूरी हो जाता है, जैसे अगर रेप विक्टिम हो या फिर अगर फीटस सही नहीं है। ठीक है, एंड अंडर ड्यू सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। नेक्स्ट न्यूज़ है, WHO एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ले डाउन गाइडलाइंस टू टैकल स्ट्रेस इन वर्क प्लेसेस। तो गाइस ये जो न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में, इवन जो पहली न्यूज़ पढ़ी है वो भी सोशल इश्यूज़ में कवर्ड है। WHO के अकॉर्डिंग जो वर्क एंड मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट करती है। आपने देखे जो भी जॉब करता है बंदा वो ये बोलता है कि यार वर्किंग एटमोसफेयर अच्छा नहीं है, स्ट्रेस रहता है, 9 to 5 जॉब है, तो ये कहीं ना कहीं वर्क और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। सेफ और हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट अगर होगा तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी और अगर अच्छी हेल्थ होगी तो इससे आप अच्छा प्रोडक्टिविटी बन सकते हो। ठीक है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से नियर अबाउट 12 बिलियन लोग जो होते हैं 12 बिलियन वर्क डेज लॉस हो रहा है एनुअली, जिसकी वजह से अगर हम वर्ल्ड में देखा तो $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी लूज हो रही है। क्या मेजर लिए गए हैं रिपोर्ट के द्वारा, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, वर्क रिलेटेड जो मेंटल हेल्थ कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं साइको सोशल रिस्क मैनेजमेंट से। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं वर्क पे, स्पेशली थ्रू ट्रेनिंग एंड इंटरवेंशन दैट इंप्रूव मेंटल हेल्थ लिटरेसी। हम वर्कर को सपोर्ट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ कंडीशन को कि आप फुली पार्टिसिपेट करो और एक वर्क में मतलब कॉन्ट्रीब्यूट करो, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं सो दैट हम लोगों का मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं वर्क पे। इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्रूविंग मेंटल हेल्थ एट वर्क, ह्यूमन राइट है टू गुड हेल्थ। ठीक है, इसके
अलावा हम अपना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है स्पेशली जो हेल्थ एंड है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 है डिसेंट वर्क फॉर उसको भी अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वर्क प्लेस पे जो लोग नहीं आते एब्सेंट होते हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। एंटरप्राइजेस को बेनिफिट होगा थ्रू अ लार्जर लेबर मार्केट एंड हायर प्रोडक्टिविटी, सेव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन हेल्थ केयर एंड वेलफेयर सपोर्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है डिस्पाइट सोलर जियो इंजीनियरिंग लोकल टेम्परेचर्स कुड कीप राइजिंग फॉर ईयर्स। ठीक है, सोलर जियो इंजीनियरिंग जिसको सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ये एक टर्म है जिसको यूज़ किया गया है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, हाइपोथेटिकल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है हम उसको काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि हम इस तरह के टेक्नोलॉजीज़ यूज़ भी कर रहे हैं ताकि हम जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको हम क्या कर सकें, कम कर सकें, उस कुछ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके हम क्या कर सकें, टेम्परेचर कम कर सकें, लेकिन स्टिल क्या है जो टेम्परेचर है वो बढ़ी जा रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं उन्होंने। आल तो जिस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो क्या कर सकती हैं, थ्योरेटिकली कुछ तरह का ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करती हैं, बट ये इसमें ग्रीन हाउस गैसेज को वो रिड्यूस नहीं कर सकती एटमॉस्फेयर में। अब कौन कौन सी जो प्रपोज्ड हैं जो सोलर जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज, सबसे स्ट्रेटोस्फेरिक की एरोसोल इंजेक्शन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ टीनी रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल्स को इंजेक्ट कर देंगे एटमॉस्फेयर में, जिसमें एरोसोल्स जिसको बोलते हैं, जिससे क्या होगा जो सनलाइट है पर एटमॉस्फेयर में वो दूसरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और प्लैनेट कूल रहेगा। दूसरा मेराइन क्लाउड ब्लाइटिंग, इसके अंदर हम कुछ शिप्स को यूज़ करेंगे जो सॉल्ट वाटर स्प्रे करेंगे क्लाउड्स में बब्जी, और एक बार वो ऊपर चला जाएगा तो वहाँ पे क्या आएगा, क्लाउड्स बन जाएंगे जिसकी वजह से वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है। हाई एल्बेडो क्रॉप्स एंड बिल्डिंग है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी जो रूफ टॉप्स हैं वो उनको ब्राइटर बनाएंगे, मतलब उस कलर को वहाँ पे वाइट ज़्यादा पेंट करके। ओशन मिरर है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ सी वेसल्स को यूज़ करेंगे जो कुछ टाइटिनी माइक्रो बबल्स को फॉर्म करेगी ऑन द ओशन सर्फेस। क्लाउड थिनिंग है, जिसके अंदर हम कुछ केरस क्लाउड्स को रिमूव करेंगे जो ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेस सनशेड्स है, वही सनशेड्स क्यों यूज़ करते हो, ताकि आपकी आँख में जो मतलब कि लग रही है आँख सूरज की रोशनी वो रिफ्लेक्ट वो हो सके, मतलब वहाँ से डाइवर्ट हो सके। तो इसमें कहेगा हम ये एक मिरर भेजेंगे ऑर्बिट में सो दैट हम सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकें। फाइन, एक सेकेंड। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहला है एडल्ट्री। अभी क्या है, एक इम्पोर्टेंस है डिसिप्लिन का, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको एक्शन लेना पड़ेगा अगेंस्ट पर्सनल फॉर एडल्ट्री। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पिनल कोड को स्टक डाउन कर दिया था, जिसके अंदर एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज कर दिया था, ये बोल के कि जो आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल है वो अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को क्वेश करेंगे अगेंस्ट आर्मी पर्सनल चार्ज अंडर द एडल्ट्री। नेक्स्ट है मैंडेटरी 6 एयरबैग्स, तो ये आपने भी सुनी होगी न्यूज़। गवर्नमेंट ने भी क्या किया, मैंडेटरी 6 एयरबैग्स जो कि पैसेंजर कार में होने चाहिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी थोड़ा पोस्टपोन किया बाय 1 ईयर टू अक्टूबर 2023। मतलब पहले जो पैसेंजर कार्स में मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन अक्टूबर 2022 में होना था उसको पोस्टपोन करके अक्टूबर 2023 कर दिए। गवर्नमेंट ने इसका नोटिफिकेशन भी इशू किया कि जिसके अंदर हम सबसे पहले सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के लॉज को अमेंड करेंगे, जिसके अंदर हम एयरबैग मैंडेटरी को इंक्लूड करेंगे। अभी इम्प्लीमेंटेशन को पोस्टपोन करने का रीज़न यही है कि अभी क्या है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी सप्लाई चेन रिलेटेड इशूज़ को फेस कर रही है। एयरबैग्स टिपिकली किससे बनते हैं, वूवन फैब्रिक से बनते हैं, जो नाइलॉन टेक्सटाइल होता है, जैसे नाइलॉन पॉलीमाइड 6.6, ये सबसे ज़्यादा कॉमन फैब्रिक है जिसको यूज़ किया जाता है टू मेक एयरबैग कुशंस। नेक्स्ट है एक्सचेंज ट्रेडेड द कमोडिटी डेरिवेटिव। SCBI ने कुछ रूल्स फ्रेम करिए जिसके अंदर FPI को रजिस्टर किया जाएगा अगर उन्हें कैश सेटल नॉन एग्रीकल्चर ईटीसीज में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, SCBI ने क्या किया, कुछ एलिजिबल फॉरेन एंटिटीज़ रूट को डिसकंटिन्यू करता है क्योंकि वहाँ उस रूट को कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो तब से इस रूट को डिसकंटिन्यू करते हैं 2018 में। ETCT दैट इज़ द एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, ये कुछ डेरिवेटिव्स होते शेयर होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है इन रेगुलेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर। एडवांटेजेस क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन है, इसमें इंटरमीडिएटरी प्रेजेंट होता है, मार्केट डेप्थ है ड्यू टू द लिक्विडिटी एंड एलिमिनेशन ऑफ अ डिफॉल्ट रिस्क। हाइब्रिड पावर प्लांट, अभी के जो अडानी ग्रीन है उन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड पावर प्लांट जो कि 600 मेगावाट सोलर एंड 150 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट है जैसलमेर में स्टार्ट किए। हाइब्रिड पावर प्लांट में क्या होता है, वो पावर प्लांट जिसमें हम दो या उससे ज़्यादा तरह की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे सोलर विंड हो गया, सोलर प्लस हाइड्रोलिक या सोलर प्लस बायोमास हो गया। बेनिफिट क्या है इसका, ऑफकोर्स इसमें क्या होता है, हम पर्टिकुलर एक चीज़ पर डिपेंडेंसी रिड्यूस होती है, सप्लाई स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, कैपेसिटी अच्छी होती है और ट्रांसमिशन नेटवर्क यूटिलाइजेशन का ऑप्टिमाइजेशन होता है, मतलब अच्छे से आप रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो। नेगेटिव केस की इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई है और कंट्रोल कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोलिंग प्रेस है।
नेक्स्ट है वर्ल्ड का फर्स्ट कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल। तो प्राइम मिनिस्टर ने मतलब किसकी फाउंडेशन स्टेन रख दिया है वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल ऑफ ब्राउनफील्ड पोर्ट, कहाँ पे, भावनगर गुजरात में। ऑपरेशनल स्टार्ट हो जाएगा ये 2026 से। इसको डेवलप किया जाएगा यूजिंग द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रोच, और कार्गो इसकी जो हैंडलिंग कैपेसिटी वो 1.5 मिलियन मेट्रिक टन की है पर एनम। जो अपकमिंग प्रोजेक्ट होगा ये डोर टू डोर स्टेप कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा एग्जिस्टिंग रोडवे एंड रेलवे नेटवर्क में, और इंडिया के जो लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल जोन को आपस में कनेक्ट करेगा। डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर है नॉर्दर्न लैंड ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अभी का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने सभी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स को मैंडेटरी किया कि आपको जो भी हैंडसेट्स हैं उनका IMEI नंबर को रजिस्टर करना पड़ेगा, एज वेल एज वो भी मोबाइल जो आप इंपोर्ट ला करते हो इंडियन काउंटरफिट डिवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू। ठीक है, मतलब कि जो भी फ़ोन इंडिया मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या फिर इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं उन सबका IMEI नंबर उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। IMEI आपको पता है कि यूनिक नंबर होता है, सो दैट हम उस पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन या सेटेलाइट फ़ोन का ये सब आइडेंटिफाई कर सके, GSM WCDM में IDN। ठीक है, हर एक फ़ोन का एक सिंगल IMEI नंबर होता है, लेकिन 2 IMEI नंबर भी हो सकते हैं अगर वो डुअल सिम फ़ोन है। अगर आप IMEI नंबर यूज़ करते हो इसका मतलब उसमें क्या है, आपकी फ़ोन को ट्रैक करना ईजी हो जाता है अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है। नेक्स्ट है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। अर्मेनिया ने अभी क्या फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर रखा है इंडिया को, जिसमें वो इंडिया के पिनाका इस मिसाइल को मतलब लेना चाहते हैं। पिनाका मतलब सिस्टम एक इंडिजिनियस रॉकेट सिस्टम है जिसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ DRDO। मोबाइल रॉकेट लॉन्चिंग साइट है जिसकी मैक्सिमम रेंज है 40 किलोमीटर टू 75 किलोमीटर। अरावली हरियाणा एक जंगल सफारी पार्क डेवलप करेगा जो कि लार्जेस्ट होगा आउटसाइड ऑफ द अफ्रीका, जो नियर अबाउट 10,000 एकड़ में स्प्रेड होगा इन अरावली रेंज। अरावली का मतलब क्या होता है, इट लिटरली मीन्स द लाइन ऑफ पीक जो एक्सटेंड है अक्रॉस द राजस्थान, हरियाणा, गुजरात एंड दिल्ली। ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द फोल्ड माउंटेन, हाईएस्ट पीक इसके गुरु शिखर है। और अरावली रेंज बहुत ज़्यादा मिनरल्स में रिच है, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, रॉक फॉस्फेट, लेड, जिंक, सिल्वर मिनरल डिपॉजिट्स एंड जवार। सांची स्तूपा इसको बिल्ड किया गया बाय द एम्परर अशोका इन द 3rd सेंचुरी। जो मेन बॉडी स्तूपा की वो कॉस्मिक माउंटेन्स को सिम्बलाइज करती हैं। जो डोम शेप अंडा है उसका जो विद ग्रीन वो हाईलाइट करती है कि माउंट ऑफ डर्ट दैट वाज यूज्ड टू कवर द लॉर्ड बुद्धास रिमेन। इसके ऊपर एक हर्मिका है जो ट्रिपल एम्ब्रेला होल्ड करता है, या छत्रवेली भी बोलते हैं, जो बुद्धिज्म के 3 ज्वेल्स को मेंशन करता है, बुद्धा, धर्मा एंड संगा। जो स्कल्पचर मोन्यूमेंट्स और लश ग्रीन से सांची स्तूपा को इनको डेजिग्नेट किया जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को। 30 सितंबर के डेली कंटेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।